नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट किया था एमसीक्यू के साथ। जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 में है। इसी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग रिकॉल करेंगे। सेक्शन 9 लेवाई एंड कलेक्शन, स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 वाला, इसको भी एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग ये तो विदाउट कंसिडरेशन वाला ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करें। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझिए, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं, आखिर टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई, पहले सप्लाई तो होना चाहिए तभी तो हम लोग उसका टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो जिस दिन, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इनडायरेक्ट टैक्स में डेली बेसिस पे लॉ चेंज हो सकता है। इस दिन रेट अलग है, अगले दिन अलग हो गया, उसके अगले दिन अलग हो गया, उसके अगले दिन अलग हो गया। दूसरी बात, डेली बेसिस पे गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो आज गवर्नमेंट को अगर जीएसटी चाहिए तो जीएसटी इक्वल टू रेट इनटू वैल्यू। डेली बेसिस पे रेट चेंज हो सकता है, डेली बेसिस पे वैल्यू भी चेंज हो सकता है। तो गवर्नमेंट को किस पॉइंट पे हक मिलेगा टैक्स मांगने का। मान लीजिए आपको लगता है कि 15 अप्रैल को गवर्नमेंट को हक मिल गया टैक्स मांगने का, तो 15 अप्रैल को जो रेट था वो देखेंगे, 15 अप्रैल को जो वैल्यू था वो देखेंगे। और फिर अगर अप्रैल में है तो आप गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है वो बाद में करती है, मतलब मई में जाके आप डिपॉजिट कर दीजिएगा टैक्स। लेकिन जो कैलकुलेशन है वो अप्रैल में कीजिएगा। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में गवर्नमेंट कहती है कि आप पूरे साल भर का कैलकुलेशन कीजिए, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर का, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसको आप असेसमेंट ईयर बोलते हैं वो टैक्स जमा कीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स में बोलता है मंथली बेसिस पे आप कैलकुलेट कीजिए और नेक्स्ट मंथ में डिपॉजिट कर दीजिए। तो यहाँ ईयरली चलता है इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स में क्वार्टरली भी चलता है, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको एक बार भूल जाते हैं। यहाँ इनकम टैक्स में ईयरली और इनडायरेक्ट टैक्स में मंथली चल रहा है। पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए लेवाई किस मंथ में। अब लेवाई तो तब होगा जब सप्लाई होगा। सप्लाई कब होगा, सप्लाई कब होगा। एक अगर सिंपल एग्जांपल लें, ये अप्रैल, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अप्रैल, ये अप्रैल कर लेते हैं, ये मई कर लेते हैं, ये जून कर लेते हैं। यहां गुड्स रिमूव हुआ, यहां इनवॉइस काटा आपने, यहां पेमेंट रिसीव किया, तो किस मंथ में लगता है कि सप्लाई हो गया है। अप्रैल 13 तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है। इन गुड्स रिमूव अप्रैल में, मई में हुआ है इनवॉइस और जून में हुआ है पेमेंट। बताइए सप्लाई कब हो गया, और जिस वक्त सप्लाई हो गया वही टाइम हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई। बताएगा कोई। इस केस में तो हम इनवॉइस पकड़ेंगे सर, अगर हम 12 को भूल जाते हैं तो। इनवॉइस कैसे होगा, गुड्स रिमूव अप्रैल में हुआ, गुड्स रिमूव फॉर सेल, लेकिन आपने कोई डॉक्यूमेंट रेज नहीं किया, मुझे गुड वापिस भी आ सकता है सर। अरे बाप रे बाप, वापस मान लीजिए अगले साल आता है तो गुड्स रिटर्न का केस बन जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। ओके है ना। हाँ सर, ओके। तो कब सप्लाई मानेंगे, किस महीने। तो अप्रैल में सर। अप्रैल का मानेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अप्रैल का महीना हो जाएगा। और टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कब करेगी, जून में सर। मई में। अप्रैल में तो मई में कलेक्ट करेगी। हाँ, है ना। भले आपने इनवॉइस रेज नहीं किया और आप खुद ब खुद वॉलंटरी करेंगे तो आप मई में इसको दिखलाएंगे, लेकिन जब आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी तब तो वो आपसे अप्रैल में मांगेगी या नहीं मांगेगी। यस सर, इंटरेस्ट के साथ मांगेगी। तो सर जो सेल अप्रैल को हमने दिखलाना चाहिए था वो सेल आपने मई में दिखलाया है, तो एक महीने का जो डिले किया उसका इंटरेस्ट दे दीजिए। सही बात है या नहीं है। यस सर। अब देखिए और एक सिचुएशन समझिए, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, पहले इनवॉइस काट दिया, गुड्स रिमूव यहां हुआ है, पेमेंट यहां मिल रहा है। अब बताइए किस मंथ का सप्लाई मानेंगे, अप्रैल मंथ का, अप्रैल महीने का। इनवॉइस को आप सप्लाई क्यों मान रहे हैं, इनवॉइस रेज करने को सप्लाई क्यों मान रहे हैं। It is a concept. It is a mutual understanding. Contract for what? Supply of goods or services or both? Yes. अब अगर हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन देखते हैं एक बार याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। All forms of supply. For the purposes of this act, the expression supply includes all forms of supply. सिर्फ इस दो लाइन का मतलब में हमने यहाँ लिखा था, supply means contact between two distinct persons for supply of goods or services or both for a consideration in the course of furtherance of business. तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया। Yes. किस लिए जनरेट किया, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। तो वो इनवॉइस में सारा पॉइंट लिखा हुआ या नहीं लिखा होगा। Yes.
तो भले आपने गुड्स रिमूव नहीं किया है, गवर्नमेंट कहती है कि भैया अप्रैल महीने में सप्लाई हो गया है, तो माई टाइम ऑफ सप्लाई इज मंथ ऑफ अप्रैल। यू नीड टू डिपॉजिट द टैक्स इन द मंथ ऑफ मे। अगर आपने मई में डिपॉजिट किया है तो हम आपसे फिर इंटरेस्ट 1 महीने का डिले का भी मांगेंगे। ठीक बात? यस। एक और सिचुएशन समझ, अप्रैल में यहाँ पेमेंट, यहाँ इनवॉइस, यहाँ गुड्स रिमूव, बताइए पेमेंट होगा भाई? पेमेंट कंसिडरेशन because SOD consideration, हाँ कंसिडरेशन है, लेकिन तो गुड्स रिमूव नहीं किया आपने। but you are receiving consideration for something instead of Agreed supplying. to be made। सप्लाई के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? Agreed. ठीक है। अब बताइए सेक्शन 12 में जब वो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, तो जब तक सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा, 7 एप्लीकेबल नहीं होगा, 12 में जाएंगे? No. नो नॉन लेवाई के केस में तो 12 देखने की जरूरत ही नहीं है। No. नो तो मुझे सेक्शन 12 या सेक्शन 13, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 12 में जो टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे, जब तक सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा तभी देखेंगे। Yes. अब बताइए सेक्शन 12 में क्या लिखा होगा? सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिखा होगा? To pay the tax on the goods. नहीं, सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिखा होगा? पेमेंट, गुड्स रिमूवल और इनवॉइस, व्हिचएवर डेट इज अर्लियर। Yes. Yes. यही तो लिखा होगा। Yes. यस सर 13 में भी यही लिखा होगा। Yes. एक्सेप्शन 12 या 13 में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? कहिए। हाँ, डाल सकते हैं। एक्सेप्शन डाल सकते हैं? नहीं, पेमेंट को हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, Yes. If the payment is received before removal of goods, we will not treat it as time of supply. Is it possible? यस एक्सेप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है? एक्सेप्शन अगर इसको एक्सेप्शन में डाल दिया तो इन दोनों को whichever date is earlier कर देंगे। राइट करेक्ट? राइट Yes. चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? तो इन्होंने डाला ही था सर, हाँ, वो तो डाला ही था, लेकिन गुड्स वाले पे हटा दिया तो एक्सेप्शन ही तो है वो। हाँ, तो वो तो बैकग्राउंड तैयार कर रहा था राजेश जी। अब हमने क्या किया है, एक पॉइंट लिखा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं फॉर योर रीडिंग, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। इनवॉइस एज वी जनरली नो इज द प्रूफ ऑफ सप्लाई, but this is not always the case. It is merely a document which records the term of arrangement already entered. कहने का मतलब ये कि इनवॉइस प्रूफ तो है, लेकिन इनवॉइस से पहले भी कोई एग्रीमेंट हो सकता है। पॉसिबल है या नहीं है? Yes. मान लीजिए मुझे लिफ्ट इंस्टॉल करवाना है अपने पास, अपने ऑफिस में, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना है, मैंने लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए लोन एग्रीमेंट एक अलग बनता है। उसके बाद लिफ्ट इंस्टॉल करवाना, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट अलग बनते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही तो इनवॉइस बनता है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट किया, फिर वो जो आपको पैसा देता है तो रिसीट देते हैं या नहीं देते आप? Yes. तो रिसीट क्या है? इनवॉइस है। इनवॉइस किसके बेसिस पे बनाया आपने? रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे। हाँ, बिल्कुल एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे तो वही लिखा हुआ है कि इनवॉइस इज जनरली अ प्रूफ ऑफ सप्लाई, लेकिन इनवॉइस के पीछे भी आपको जाके देखना पड़ेगा। इट इज मियरली अ डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स द अरेंजमेंट ऑलरेडी एंटर्ड। और वो एग्जांपल मैंने लीज एग्रीमेंट का दे दिया, रेंट एग्रीमेंट का दे दिया। एग्जांपल, लीज एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर टू पार्टीज एग्रीज टू ए लीज ए लैंड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। लेकिन अगर लीज एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ रेंट रिसीट है, तो भी वो प्रूफ ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सही बात? Also, verbal arrangements are no less agreement in the eyes of law. अब साबुन तेल खरीदने जाते हैं, थोड़ी उसमें एग्रीमेंट लिखा था, है ना? लेकिन उसमें तो डायरेक्ट इनवॉइस होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह इनवॉइस के पीछे भी एक डॉक्यूमेंट हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में तो होता है। सिमिलरली, एन इनवॉइस डज नॉट ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ए सेल एग्रीमेंट, but merely records the terms of whatever arrangement that may have been entered into by the parties involving the subject matter, यानी कि गुड्स और सर्विस। तो इनवॉइस सिंपली रिकॉर्ड करता है लीज एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक बात? Yes, sir. Tax laws requires the preparation of invoice, not as if the absence of an invoice defeats the levy. तो इनवॉइस नहीं भी बनाया है तो भी लेवाई पॉसिबल है। करेक्ट है? Yes. किसके पास इस पे? लीज एग्रीमेंट या बाकी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, वर्बल एग्रीमेंट के बेसिस पे। सिर्फ गुड्स रिमूव हुआ, उसके बेसिस पे भी लेवाई हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। But prescribes an unambiguous occasion where the tax may become recoverable with a proper record of the terms of the underlying arrangement. तो अगर इनवॉइस नहीं भी बना तो भी पॉसिबल है, इनवॉइस बन गया है तब तो प्रूफ है ही है।
कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू पार्टीज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन और एग्रीड टू बी मेड, यानी कि एडवांस। देयरफॉर इनवॉइस कैन evidence not only a sale but every other form of supply such as transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. Invoice एक important document है to evidence that there is a supply। ठीक बात सर, और एक टेक्निकल पॉइंट थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या? हाँ, ये पढ़ लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। When does levy occur? अच्छा, बोलिए संतोष। हाँ, जैसे कि अभी हमने बात किया कि सप्लाई इज द कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट। हाँ, वो कोई अवधार हमने गुड्स खरीदने जा रहे कि कुछ करने जा रहे, तो हमको कहीं ना कहीं अपना पास रिटेन एग्रीमेंट का टर्म्स रहेगा, उसके बेसिस पे इनवॉइस बन गया। अब सपोज आपने जो बात किया, मैंने जाता हूँ दुकान पे साबुन लेने के लिए, बराबर, तो साबुन लेने का तो कोई एग्रीमेंट रहता नहीं है। तो इट इज द आज पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कनेक्टिविटी करेंगे तो इट इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इट इज द प्रिज्यूम दैट द पर्सन हैज accepted the terms of the contract। so वो भी इसका मतलब वो भी एक एग्रीमेंट का हो सकता है पार्ट। हाँ, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म गलत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बस में आप चढ़ गए, हाँ बराबर, करेक्ट, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ, वही मैं बता रहा। ठीक है। रेलवे में आपको टिकट कलेक्टर पकड़ लिया विदाउट टिकट, तो आप एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रेलवे में, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, फिर टीटी को हक मिलता है। तो उसी तरह से अगर आपने साबुन रख लिया, आपने दुकानदार ने दिया, आपने अपने बैग में रख लिया, तो कंसिडरेशन देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप प्रिज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। व्हेन डज लेवाई अकर? क्या इनवॉइस इशू करने से लेवाई हो जाएगा? यस, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर अ कंसिडरेशन। इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट रिमूवल ऑफ गुड्स shall be termed as supply and consequently it is a levy। और अगर लेवाई है तो हमारे एग्जांपल में पिछले अप्रैल महीने में पहले आपने इनवॉइस इशू किया, बाद में गुड्स इशू हुआ है, तो अप्रैल महीना इज द टाइम ऑफ सप्लाई बिकॉज इट इज ए लेवाई। रिसीट ऑफ कंसिडरेशन बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, तो आपने गुड्स रिमूव करने से पहले कंसिडरेशन रिसीव कर लिया, इट इज अ काइंड ऑफ एडवांस। तो सप्लाई के डेफिनेशन में एग्रीड टू बी मेड भी लिखा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंटली इट इज ए लेवाई। Removal of goods for sale, exchange, etc. is termed as supply, even if no invoice is issued or consideration is received after removal of goods. It is treated, it is levy। Removal of goods का मतलब लिखा हुआ है, it is simply movement of goods either for supply or delivery। अगर डिलीवरी के लिए आप निकालते हैं, यानी कि सेम पैन नंबर में सेम स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह आप गुड्स को भेजते हैं, तो वो सप्लाई नहीं है। ठीक बात है, कह दीजिए। जी सही है। सप्लाई किसके बीच में होना चाहिए? टू डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक बात, टू डिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में होना चाहिए। तो ये एक बैकग्राउंड हमने तैयार कर दिया, और वो बैकग्राउंड में अब आप बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? इनवॉइस, पेमेंट और रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज। ठीक बात है। अब हम लोग सेक्शन 12(1), 12(2) एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। 12 subsection 1, time of supply of goods. The liability to pay tax on the goods shall arise at the time of supply as determined in the provisions of this section, यानी कि 12(2), 3, 4, 5। तो liability to pay tax on the goods shall arise, यानी कि गवर्नमेंट आपकी कब लाइबिलिटी बनेगी टैक्स पेमेंट करने की? अगर अप्रैल में इनवॉइस इशू कर दिया है तो आपकी लाइबिलिटी कब बनेगी बताएंगे आप? बाद में हो रहा है या हुआ ही नहीं? ठीक है, अप्रैल के मंथ में ही बन जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मई मत बोलिएगा, हाँ, अप्रैल में इनवॉइस इशू कर दिया, लाइबिलिटी कब किस मंथ में राइज होगी? अप्रैल में ही राइज होगी ना, जिस महीने आपने रिमूवल किया। हाँ, जिस महीने इनवॉइस किया, जिस महीने रिमूवल किया, जिस वक्त पेमेंट मिला, जिस मंथ में हुआ उस मंथ में आपकी लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, कलेक्शन कब करेगी गवर्नमेंट? मई में। कलेक्शन इज पोस्टपोन्ड, लेकिन लाइबिलिटी तो आपकी अप्रैल महीने में राइज हो जाएगी। क्या लिखा हुआ फिर से पढ़िए? लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? किस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई हुआ? अप्रैल में। तो लाइबिलिटी कब अराइज होगी? अप्रैल में। ठीक है, अब देखते हैं 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये फॉरवर्ड चार्ज है, मैं इसको क्योंकि मेरा लिखा हुआ है इसको मैं हेड नोट में कर दूं। फॉरवर्ड चार्ज ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, अर्लियर आएगा। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेज। अर्लियर मतलब कौन सा? इनवॉइस, रिमूवल और पेमेंट, विच एवर डेट इज अर्लियर।
ठीक है। बाद में जो चेंजेस आए हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो यही है IRP विच एवर डेट इज अर्लियर, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली क्या है, पहला द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और the last date on which he is required to issue the invoice with respect to the supply. अब मुझे बात बताइए, गुड्स का रिमूव यहां हो रहा है, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशूएंस ऑफ इनवॉइस? अगर 12 अप्रैल को गुड्स रिमूव हो रहा है तो इनवॉइस आपको कब तक इशू करना चाहिए? 12 अप्रैल 12 अप्रैल तक ही करना चाहिए, या 12 Before. अप्रैल से पहले कर लीजिए। Yes. तो सेक्शन 31 में लिखा हुआ है द व्हाट इज द लास्ट date on which he is required to issue the invoice, so he is required to issue the tax invoice before or at the time of removal of goods. या तो 12 अप्रैल को ही इनवॉइस इशू कर दे या उससे पहले इशू कर दे, ठीक बात? Yes, sir. दिस विल बी ट्रीटेड एज ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब मुझे एक बात बताइए, आप प्रैक्टिकली होता क्या है, देखिए जैसा राजेश जी ने बताया और हम लोग भी यही करते हैं, पहले हमारा एक स्टाफ ऑर्डर लेने जाता है, ठीक बात? जब ऑर्डर लेने जाता है तो वो कहता है कि मुझे 100 पेटी मैगी चाहिए, तो ऑर्डर लेके आ जाता है। जब वो शॉप में आता है तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एंट्री करता है, उसमें देखता है 90 पेटी है। इसके पास भी सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेसिस पर ऑर्डर लेता है, तो वो फिर अब इनवॉइस कितने रुपए का बनता है? तो 90 पेटी का बनेगा, 90 पेटी का ही बनता है, ठीक है, क्योंकि 100 का ऑर्डर लेके आ गया। तो ऑर्डर लेना क्या इनवॉइस इशू करना है? नहीं, No. नहीं, It is just merely arrangement. ठीक है। तो जब तक इनवॉइस इशू नहीं करेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यस तो इनवॉइस वो मान लीजिए 11 अप्रैल को इशू कर दिया, डिलीवरी नेक्स्ट डे जाती है, इनवॉइस बना, इनवॉइस के बेसिस पे लोडिंग हुई और फिर डिलीवरी करने चला गया 12 अप्रैल को। तो बताइए गुड्स रिमूव हुआ कब? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को, डिलीवरी पहुंची 13 अप्रैल को, पॉसिबल है? यस सर। तो किस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई आएगा? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल, 11 पहले हो, विच एवर इज अर्ली, Earlier. ठीक है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट। ये डेट तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी डेट को रेट भी डिसाइड करना है हम लोग को, Yes. इसी डेट को वैल्यू भी डिसाइड करना है। लायबिलिटी कब अराइज होगी? किस मंथ में लायबिलिटी अराइज होगी? जिस मंथ में तो जो पहले हो, इस एग्जांपल में अप्रैल महीने में। हाँ, टैक्स जमा कब करना है आपको? मई में। अब सवाल उठता है अप्रैल महीने में लायबिलिटी तो अराइज हो गई, लेकिन कितनी अराइज हुई? जो अपने कलेक्ट किया होगा। नहीं, कितनी अराइज हुई? वो तो रेट इनटू वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, यस यस। यस सर। आप इनवॉइस में तो 1 रुपया लिख दीजिए, रेट 12% की जगह 5% लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ता है? नो। ये तो जब अल्टीमेटली असेसमेंट होगा तो वो रेट बताएगा भैया 5%, वैल्यू 1 रुपया नहीं 15 रुपया। पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। यस तो सर। डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्शन 12 है वो तो सिर्फ इतना बता रहा है कि भैया लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन कितना, हाउ मच, इट विल डिपेंड अपॉन रेट इनटू वैल्यू प्रिवेलिंग एट द अर्लियर डेट। ठीक बात है? यस यस लिख देता हूं मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। हाँ रेट तो समझ में आता है, हाँ, बट वैल्यू नहीं समझ में आती। क्यों नहीं आती है? 15 की चीज हम 1 रुपए में बेच दें, हाँ, कहाँ रोकता है? नहीं रोकेगा नहीं, वो तो असेसमेंट में ही पता लगेगा। नहीं, असेसमेंट में भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सही बात। नहीं, इसलिए अगर मैं रिलेटेड पार्टी को बेच रहा हूं तो कर सकता है, नहीं कर हाँ, सकता? तब करेगा। हाँ, तब की बात कर रहा हूँ। बस वही एक शर्त है। हाँ, अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहा हूं तो मैं 1000 रुपए की चीज 1 रुपए में बेचूं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस मुझे यही प्रूव करना पड़ेगा कि वो अनरिलेटेड पार्टी है। डिपार्टमेंट प्रूव करने की कोशिश करेगा वो रिलेटेड पार्टी, मैं अनरिलेटेड प्रूव करूंगा, डिपार्टमेंट रिलेटेड प्रूव करेगा। 1 मिनट आप रिकॉर्डिंग बंद करें, बताऊं। चलिए, तो रेट एंड वैल्यू ऑन ए पर्टिकुलर डेट शैल ऑन ए डेट, तो हमने जो लिखा है रेट एंड वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो 12 अप्रैल को अगर इनवॉइस इशू किया तो 12 अप्रैल को रेट एंड वैल्यू डिटरमाइन होगा और अप्रैल महीने में लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। ए में तो ये कहता है कि द डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस और फिर ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर डेट इज अर्लियर। ठीक बात? यस सर। अगर शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाए वो क्या आएगा? एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस? द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ। ठीक बात? अब देखिए, एक बंदा है जो है रजिस्टर्ड पर्सन है
और वो गुड्स रिमूव करता था लेकिन इनवॉइस इशू नहीं करता था। क्या टाइम ऑफ सप्लाई आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा किस बेसिस पे? गुड्स रिमूव उसने किया, गुड्स रिमूव। अब डिपार्टमेंट कैसे पकड़ेगा जो बता दीजिए मेरे को। उसके यहाँ वो एक गुड्स सेल कर रहा है विदाउट इनवॉइस। जैसे आप राशन यूज करके शॉप वूप में जाते हैं तो गुड्स साबुन तेल खरीदने तो वो खरीदता आप उससे इनवॉइस मांगते हैं ना वो इनवॉइस इशू करता है। टाइम ऑफ सप्लाई आएगा नहीं, मतलब लाइबिलिटी अराइज होगी नहीं होगी। लाइबिलिटीज तो राइज होती है, डिपार्टमेंट कैसे पकड़ता है? वो रेकी करता है। और एक तो ई वे बिल से, ईवी बिल, साबुन E-way bill बिल नहीं क्या ईवी बिल लगाएगा? वो रेकी करता है और उसके यहाँ जाता है, वो गुड्स लेता है, बट वो कोई राइज उसको नहीं देता। ये स्टॉक भी मेंटेन नहीं करता, कितना आया कितना गया, कच्चा में माल ला रहा है, कच्चा में बेच रहा है। जैसे पान की दुकान। ऐसे तो बहुत लगे सर, लेकिन ये गुड्स रिमूव करते कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते हैं। हाँ, तो डिपार्टमेंट को पकड़ना उसकी ड्यूटी बनती है ना, तो कैसे पकड़ेगा वही तो जानना चाह रहा हूँ। वो उसके बाद वही है कि एसआईबी करेगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसके दुकान पे जाके INS 1 लेके रेड करेगा। हाँ, और सब कुछ रिकॉर्ड उसका इन्वेंट्री बनाएगा और मैच करेगा। मैच करेगा, सही बात है। और अभी अगर हो सकता है वरना हो नहीं सकता। कुछ भी नहीं मिलता है, हाँ अगर वो कह देता है कि नहीं मुनीब जी ले गए, अकाउंटेंट ले गए हैं, हाँ, वो पूरी दुकान को सील करके चल देगा, कहेगा अकाउंट्स लेके आना तब देखेंगे। और ये भी काम कर सकता है। डिपार्टमेंट का पावर है, वो किसी कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी को भेज के टेस्टिंग कर सकता है, माल खरीद के वो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, वो भी कर सकता है। ठीक बात। उसी को तो रेकी बोलते हैं। लेकिन सर ये अनलेस और अनटिल इफ यू हैव सम इंफॉर्मेशन तभी हाँ, होगा वो तो सर ना ये। हाँ, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो रीजन नहीं टू कि बिलीव, ये होना चाहिए। यहाँ पे उनके पास होता है। इंफॉर्मेशन की भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रीजन टू बिलीव होना चाहिए। हाँ, रीजन टू बिलीव होना। ये कोई टैक्स इवेड कर रहा है। तभी जाके तो एक्ट करते हैं, नहीं तो एक्ट कैसे अरे तो ऐसा कितने स्मॉल शॉपकीपर है तो हाँ, वो तो बिल फाड़ते ही नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं ना वो मोस्टली कंपोजिशन डीलर होते हैं, कंपाउंडिंग वाले, कंपोजिशन डीलर। नहीं, वो लोग क्या करते हैं पता है, आपको जीएसटी बिल चाहिए कैसा पूछते हैं, जीएसटी बिल नहीं, कच्चा बिल दे देते हैं ऐसे पेपर पे लिख के। नहीं, वो तो रेगुलर वालों की बदमाशी है। जो छोटे दुकानदार है वो कंपोजिशन डीलर होते हैं। अरे चलिए, आइए ये बी पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे 1 और 2। अब ये पेमेंट का आ गया। द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो इनवॉइस, पेमेंट, गुड्स रिमूवल। और पेमेंट पहले रिसीव कर लिया है तो पेमेंट हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा अगर पेमेंट पहले रिसीव करता है तो सप्लायर क्या इशू करेगा? रिसीट वाउचर। एडवांस वाला रिसीट वाउचर। रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू रिसीट वाउचर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पे। ठीक बात है। यस सर। अब देखिए कब मानेंगे कि पेमेंट मिल गया आपको। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, कब मानेंगे? एक तो कैश के थ्रू पेमेंट आता है, एक बैंक के थ्रू आता है, यही तो दो हो सकता है। ये कहता है द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। जनरली क्या होता है मुझे एक बात बताइए, मैंने क्रेडिट सेल किया, ए ने बी को क्रेडिट सेल किया, बी ने इसको चेक दे दिया, और ये 12 जून को क्रेडिट सेल किया और इसने जो चेक दिया है वो समझ लीजिए 18 जुलाई का दिया है। पॉसिबल है? यस सर। अब ये जो 18 जुलाई को जो चेक मिला है, 18 जुलाई का डेट का जो चेक मिला, 12 जून को सेल कर दिया, 18 जुलाई का डेट का चेक मिल रहा है। अब ये प्रेजेंट 18 जुलाई को करेगा। यस सर। अच्छा, ये चेक उसको 18 जुलाई का किस डेट को मिला है? 12 जुलाई को। 12 जून को। 12 जून को मिला है। क्या कुछ बुक्स में एंट्री करेगा या नहीं करेगा? ये यस सर। करेगा। नहीं सर, मोस्टली लोग नहीं करते हैं, जिस दिन पेमेंट आता है उसी दिन करते हैं। एक बात नहीं, अज्यूम करते कर लिया, अज्यूम करते। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जितनी भी कंपनीज है, लिमिटेड कंपनी है, वो तो करते ही होंगे एंट्री। हाँ, क्योंकि तो पता तो चलेगा कंपनियां सब करती हैं, हैं? बड़ी कंपनियां तो सब करती हैं। हाँ, बड़ी कंपनियां करेंगी ना, तो वो हाँ। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक रिसीव लिख लेता होगा। यस। ठीक है। अब जैसे ही चेक रिसीव किया, अपने अकाउंट में एंट्री कर लिया, इसके नाम पे कि चेक आ गया है, तो क्या इसको हम रिसीट ऑफ पेमेंट मान लेंगे? यस सर। यस। तो शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए आप, पेमेंट, इनवॉइस और गुड्स रिमूवल। इनवॉइस और गुड्स रिमूवल तो मान लीजिए साथ ही साथ हो रहा है। इनवॉइस और गुड्स रिमूवल मान लीजिए जून में हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं। जून महीने में इनवॉइस और गुड्स रिमूव हो रहा है। पेमेंट आपको मई में मिला, चेक मिला है बस।
क्या अब आप चेक की जैसे ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे मई महीने में लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? यस सर। तो जो छोटे एसएससी हैं, बड़ी कंपनियां नहीं, लिमिटेड कंपनी में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब लग जाता है, लेकिन बाकी पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, क्या उनको आप सलाह देंगे मई महीने में इस चेक की एंट्री करो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देंगे। मई महीने में अगर उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लिया कि मुझे ये पैसा मिल गया है, तो उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? जी जी। यस सर। अगर ये एंट्री ही नहीं करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ड्रॉर में रख लेता है और बोला जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो उसकी लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब वो बैंक में पैसा उसका क्रेडिट। नहीं, यहाँ पर मई में एंट्री नहीं करता है तो जून में आएगा। जून में आ जाएगा। हाँ। तो इस प्रोविजन से बचने के लिए यही एक रास्ता है कि बुक्स में एंट्री मत कीजिए, लेकिन जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग जाता है वहां तो करेगा ही करेगा। shall be the date on which payment is entered in his books of accounts or the date on which payment is credited to his bank account, whichever is earlier। ठीक बात है? यस। या तो बैंक में आ गया तब तो पेमेंट आई गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल चीज बना दिया लॉ में कि Yes. कैश आया नहीं, उसके बावजूद हम मान लेंगे क्योंकि चेक का मैंने एंट्री कर लिया है, तो भी हम मान लेंगे कि पेमेंट हैज बीन रिसीव। ठीक बात है या नहीं? यस सर। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन समझिए क्या कहता है। मान लीजिए मैंने इनवॉइस काटा है 1 लाख रुपए, मुझे पेमेंट रिसीव हुई है 20,000। गुड्स रिमूवल जो है वो भी 1 लाख रुपए की वैल्यू की थी, 1 लाख रुपए का इनवॉइस काट दिया। ये अप्रैल महीने में हो रहा है, ये दोनों मई महीने में। ठीक बात? ये अप्रैल और ये मई। और टाइम ऑफ सप्लाई 20,000 की तो अप्रैल में हो गई, 20,000 की अप्रैल में लायबिलिटी राइज हो जाएगी और यहाँ 80,000 की मई में हो जाएगी, 80,000 यहाँ हो जाएगी। अब देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन 1 में, द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। इनवॉइस कितना है? 1 लाख। 1 लाख। और एज द केस में भी द पेमेंट। तो पेमेंट अगर आपने रिसीव किया 20,000 तो टाइम ऑफ सप्लाई कितने रुपए का बनेगा? 20,000। और बाकी बैलेंस नेक्स्ट मंथ में बन जाएगा कितने रुपए का? 80,000। 80,000। समझ में आ गया इस एक्सप्लेनेशन का मतलब? अब देखिए मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का एग्री किया कि 10,000 में बेचूंगा और आपको पेमेंट 10,900 मिल गया है। क्रेडिट कार्ड में जनरली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल आया 15,000 रुपया और 15,340 रुपया और आपने 16,000 पेमेंट कर दिया। पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। बिल आया 15,340 और आपने पेमेंट कितना कर दिया? 16,000। ड्यू था 15,340, आपने पेमेंट 16,000 कर दिया, तो एडवांस दिया या नहीं दिया? यस सर। तो इस एडवांस के अगेंस्ट, ये तो खैर सर्विसेज का हो गया, मैं गुड्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने गुड्स इनवॉइस उधारी बेचते हैं आप, प्रैक्टिकली एग्जांपल लेता हूँ, उधार बेचते हैं आप, इनवॉइस 1 इनवॉइस 2 ऐसा करके ड्यू होता जाता है। जी जी। यहाँ 11,900 ड्यू हो गया, यहाँ 12,300 ड्यू हो गया, यहाँ 16,000 ड्यू हो गया। जब तकादा करने गया इनवॉइस 1 का, बोला सर पैसा दे दो, तो ये 12,000 दे देता है। पॉसिबल है या नहीं है? यस। इनवॉइस 1 का ड्यू था 11,900, लेकिन तकादा में कितना पैसा दे दिया? 12,000। यानी 100 रुपया एडवांस दे दिया। तो क्या इस 100 रुपया एडवांस के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं। इतना ही पैराग्राफ पढ़िए ना, इसी के अकॉर्डिंग तो लग जाना चाहिए। तो बनेगा, कब लगेगा? लेकिन एक्सेप्शन आना हाँ, वो तो बाद में पढ़ेंगे, एक्सेप्शन क्यों बनाया गया उसी की कहानी है। यहाँ बन जा रहा था तो इन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव एन अमाउंट ऑफ अप टू ₹1,000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस में कितना इंडिकेट किया हुआ था? 12,900। 11,900। मिला कितना? 12,000। क्यों मिला? याद नहीं था, इनवॉइस पूछना भूल गया था, गलती था। पॉसिबल है? यस सर। टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट shall at the option of the said supplier with the date of issue invoice in respect of such excess amount। ठीक बात है? यस सर। यस सर। तो उसके बाद ऑप्शन है, या तो उसी डेट, जिस डेट को मिला उसी डेट को मान ले, या फिर 100 रुपए का इनवॉइस जब इश्यू करेगा तब मान ले। करेक्ट। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई बताइए। अब गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी देने में प्रॉब्लम क्या आने लगी? बहुत हंगामा भी हुआ था। इनवॉइस पेमेंट और रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर डेट इज अर्लियर। लिफ्ट का तो एग्जांपल ही मैं गलत ले रहा हूँ। लिफ्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सर्विसेज है। तो मान लीजिए मुझे प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करनी है, इसके लिए मैंने 10 लाख या 10 करोड़ रुपया एडवांस ले लिया, मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता था। अरे जी कुछ याद है क्यों प्रॉब्लम आने लगी?
और इंडस्ट्री कहने लगी कि हम एडवांस अगेंस्ट गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं देना चाह रहे और ये 18% है। वर्किंग कैपिटल का कुछ था इसमें। एक तो कैपिटल ब्लॉक हो रहा था, 10 लाख आया, 1,80,000 देना ही पड़ गया, हाँ वो है ना। फिर बहुत जगह ये होता था कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो लेवाई हो जाएगा। एडवांस मिला अप्रैल में, मई में मैंने जमा कर दिया, जुलाई अगस्त में जाके कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। नहीं सब बहुत लोगों ने इंक्लूसिव मेथड पे भी किया कर दिया सब ना एडवांस पे। क्या चीज? और इंक्लूसिव मेथड 10 लाख मेरा जीएसटी इंक्लूड है मेरा। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। वैसे तो वैसे ही रहते कल। मतलब कहने का मतलब 10 लाख को मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके कर दूंगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो ये मैंने 10 लाख रुपए पे जो जीएसटी दिया था, मुझे उसका रिफंड मिलेगा? Yes. नहीं मैंने मिलेगा। गवर्नमेंट को जमा करवा दिया था, हाँ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। है ना। तो मुझे रिफंड चाहिए या नहीं चाहिए? यस। ये हमने एडवांस जब सप्लाई कर रहे थे तब भी ये पॉइंट उठा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेक्शन जो 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी था, ये वाला, इसको कहा कि सेक्शन 12(2)(b) नॉट एप्लीकेबल फॉर रेगुलर डीलर। कंपोजिशन के लिए आज भी ये एप्लीकेबल है, याद रखिए। यस हाँ। कंपोजिशन को अगर एडवांस मिलता तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। इन रेगुलर वाले के लिए क्या कहा, और ये 2017 में ही आ गया था। 1 देखिए 13 अक्टूबर 2017 में ही आ गया था। क्या आ गया था? इफ एग्रीगेट टर्नओवर डू नॉट एक्सीड्स 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और नॉट लाइकली टू एक्सीड इन रुपीज 1.5 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसको ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं देना है। ठीक बात? जी जी। अब 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर वाले को देना चाहिए। यस। फिर बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि हंगामा ही बड़ी कंपनी कर रही थी। छोटा मोटा लोगों को एडवांस मिलता है? नो। तो जिसके लिए रिलीफ लाना था उसको लिए रिलीफ लाए नहीं। जो हल्ला कर रहा था उसके लिए रिलीफ लेके नहीं आया। सॉरी क्या बोल गया, जो हल्ला कर रहे थे उसके लिए तो रिलीफ आया नहीं, जो हल्ला नहीं कर रहा था उसको जबरदस्ती रिलीफ दे रहे थे। उसका सर मुझे चाहिए ही नहीं है रिलीफ, क्यों दे रहे हो? अप टू 1.5 करोड़ वालों को रिलीफ चाहिए था, हाँ या ना? यस। रिलीफ छोटे वालों को 1.5 करोड़ वालों को रिलीफ नहीं चाहिए था। रिलीफ किसको चाहिए था? 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर वाले को, रिलायंस जैसी कंपनी को चाहिए था। तब उन्होंने 2017 में, नवंबर 2017 में, करीब करीब 1 महीने बाद कहा कि भैया कोई भी हो, आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, आपको एडवांस अगेंस्ट गुड्स के ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक बात? यस। अब डिपार्टमेंट ये 2 क्लॉज को अप्लाई करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? 13 अक्टूबर 2017 से पहले का कहानी। यस। पुराने ऑडिट के केस खोलेगा और अप्लाई कर सकता है। यस। इसके लिए तो सर्कुलर गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए कि भैया इसको भूल जाए ऑफिसर, अप्लाई नहीं करना चाहिए। खैर इन केस करता है तो आपको देखना होगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कंपोजिशन डीलर इफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन। ठीक बात? व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट इन फॉलोइंग केसेस? डेट ऑफ चेक। ये जो सर आपने एक जो आपने बी वाला पढ़ा ना 31(3)(d), ये बी वाला, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जो कंपोजिशन डीलर है हाँ वो तो बेचारे आज ही मर रहे हैं। एडवांस अगर ले लिए तो एडवांस पे तो आज भी उनके ऊपर अप्लीकेबल है, कंपोजिशन वाले पर। हाँ हाँ, उनको तो कोई राहत नहीं मिली। उनको कोई राहत नहीं मिली, उनको राहत देनी चाहिए थी। उनकी छोटे ही लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि अकाउंटेंसी चार्जेस ना हो उनके ऊपर। लेकिन कंपोजिशन वाला एडवांस कितना रिसीव करता होगा? करता है सर सब कोई दिखाता ही नहीं है। कर तो हाँ, दिया, ये दिया, कोई तो दिखाता ही दिखाएगा। कहता है क्रेडिट सेल बेचा था, माल आ गया, पैसे आ गए। हाँ। अच्छा एक चीज उसमें और बता दूं, कंपोजिशन वालों के लिए, ये जो आपने राजेश जी बड़ी सही बात कही, मुझे प्रॉब्लम कब आएगी एडवांस से? ये सर्विस में भी आएगा, यहाँ भी ये बता देते हैं। अप्रैल में एडवांस रिसीव किया, मई में गुड्स रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर 1 अप्रैल को एडवांस रिसीव किया, 20 अप्रैल को गुड्स रिमूव हो रहा है, तो लायबिलिटी भी अप्रैल महीने में आ रही थी एडवांस की, और गुड्स रिमूवल में भी अप्रैल महीने में आ रही है। तो क्या इस एडवांस का कुछ मतलब निकलता है? नहीं। कोई मतलब। एडवांस का मतलब तो तब निकलेगा जब अप्रैल में एडवांस लिया, मई में गुड्स रिमूव हो रहा है, गुड्स रिमूव, तब गवर्नमेंट कह सकती है या डिपार्टमेंट कह सकता है भैया अप्रैल में लायबिलिटी राइज हुई, आप मई में दिखला रहे हैं, आपको 1 महीने का इंटरेस्ट दीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, क्योंकि ये कोई B2B तो दिखाते नहीं है। हाँ, ये खोजेंगे कैसे? कहेंगे यहाँ माल मैंने बेचा था, उधार बेचा था, पैसे आ जाए, बस और क्या। अब खत्म। हाँ इसीलिए इस प्रोविजन को रखना ही नहीं चाहिए था इनको। हाँ, इनको कंपोजिशन वालों को हटा ही देते, कम से कम कंपोजिशन वाले भी को आप ये लोग बदल देंगे, भैया आप लोग सही आदमी नहीं है। नहीं, चलिए अब क्या है।
व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट इन फॉलोइंग केसेस? फालतू सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जरूरी था। डेट ऑफ चेक है 18 सितंबर, आपको मिला कब? 17 सितंबर को। ठीक है, मैं 17 सितंबर की जगह मैं 17 जुलाई कर दूं? ठीक है, बताइए कब माना जाएगा पेमेंट आ गई? डेट ऑफ चेक 18 जुलाई, लेकिन चेक तो आपको पहले ही मिल गया और आपने चेक बैंक में डाला 1 अक्टूबर को, बैंक ने क्लियर किया 3 अक्टूबर को और आपने क्रेडिट किया 10 अक्टूबर को अकाउंटिंग एंट्री। कब माना जाएगा पेमेंट मिली आपको? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को। केस 2 में 18 अगस्त का चेक है लेकिन आपको मिला है 17 सितंबर को। जनरली होता नहीं है, तो वो चेक काट के रखा था, आप गए बोले चेक काट के रखा, आप आए नहीं इसलिए हमने दिया नहीं, ये लीजिए अभी। तो 17 सितंबर को आपको मिला, आपने भी 2 महीना लेट कर दिया, 21 नवंबर को आपने चेक प्रेजेंट किया, 23 नवंबर को बैंक में आ गया, आपने एंट्री की 20 सितंबर को। कब माना जाएगा? 20 सितंबर। सिंपल सा था। कल मिले, कल मिलते हैं और बाकी करते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, बाय बाय।